रशिया ने कई और कोशिशें भी की, लेकिन वो सब भी बुरी तरह नाकाम हुई। यहाँ तक कि उनको वेनेरा का नाम तक नहीं दिया गया। इन्हें स्पेस रेस की हिस्ट्री में गोस्ट मिशंस कहते हैं। अब बारी आई वेनेरा 3 और 4 की, और ये साल था 1966। इस बार रशियंस ने बड़े और पावरफुल प्रोब्स बनाए जिनका वजन 1 टन रखा गया। इनमें दो हिस्से होते थे, एक बस जो प्रोब को प्लेनेट के आउटर एटमॉस्फेयर तक लेके जाएगा, और एक था स्फेयर जो प्लेनेट के अंदर जाएगा। इस स्फेयर में कई सेंसर्स लगाए गए। प्रेशर सेंसर, जिसे बैरोमीटर भी कहा जाता है, गैस एनालाइजर जो वीनस के माहौल में गैसेस का पता लगाएगा, थर्मोमीटर, बैटरी, और ये सारा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए 2 एंटीनास। वेनेरा 3 का मिशन वहां का सिर्फ एटमॉस्फेयर चेक करना था। वहां सॉफ्ट लैंडिंग का ना तो कोई इरादा था और ना ही इसमें कोई इंतजाम था, यानी ये एक सुसाइड मिशन था। लेकिन अफसोस, जैसे ही ये वीनस की खौफनाक हवाओं में दाखिल हुआ, इसका सिस्टम भी फेल हो गया और ये पीछे रशियन साइंटिस्ट तक कोई डाटा नहीं पहुंचा सका। ये सिर्फ एक क्रैश लैंडिंग थी। पर 1 मार्च 1966 को वेनेरा 3 तारीख का वो पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना जो किसी दूसरे प्लेनेट के सरफेस से टकराया। खैर, अगले साल अक्टूबर 1967 में वेनेरा 4 में रशियंस को थोड़ी बहुत कामयाबी मिली। वो कामयाबी से वीनस की तरफ बढ़ा और इस बार बगैर किसी सिस्टम फेलियर के उसने ये पता लगा लिया कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। शुरू में रशियंस ने दावा किया कि वीनस का एटमॉस्फेयर अर्थ से 25 टाइम्स ज्यादा है। उनके बकौल वेनेरा 4 सही सलामत वीनस की जमीन पर उतर गया है, क्योंकि उसके अंदर एक पैराशूट भी लगा था। पर बाद में मालूम पड़ा कि असल में वेनेरा 4 वीनस के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बर्दाश्त ना कर सका और किसी सोडा कैन की तरह पिचक गया। खैर, जब रशियंस को समझ आ गई कि उनके प्रोब्स वीनस की जमीन पर लैंड नहीं कर सकते, तो उन्होंने वेनेरा 5 और 6 को सिर्फ हवा में ही मारने के लिए भेज दिया, क्योंकि इनका डिजाइन भी वेनेरा 4 जैसा ही था। इनमें भी पैराशूट लगे थे और इनके पास वीनस के एटमॉस्फेयर में सिर्फ 50 मिनट का वक्त होगा और इसी दौरान इनको डाटा भेजना था। ये दोनों प्रोब्स 1969 में लॉन्च किए गए और इस बार भी नतीजा वही निकला। मजीद कोई इंफॉर्मेशन मिलने से पहले ही ये 1 घंटे के अंदर अंदर क्रश होकर हवा में ही तबाह हो गए। पर रशियंस ने हिम्मत नहीं हारी। अब की बार उन्होंने वेनेरा 7 को हद से ज्यादा मजबूत बनाया। ये प्रोब वाकई एक टैंक जैसा मजबूत था। ये इतना भारी और सख्त था कि इसका मकसद सिर्फ एक रखा गया, वीनस पर जिंदा बचना। मजबूती के चक्कर में इसमें ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं लगाए गए, पर शायद वेनेरा की किस्मत ही खराब थी। लैंडिंग के वक्त एक टेक्निकल मसले की वजह से इसका स्विच बोर्ड ऐसी पोजीशन में फंस गया कि अब ये सिर्फ टेम्परेचर का डाटा भेज सकता था। लेकिन रशियन साइंटिस्ट इतने होशियार थे कि उन्होंने सिर्फ उस टेम्परेचर के डाटा से अंदाजा लगा लिया कि वहां की जमीन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से 90 टाइम्स ज्यादा है, यानी समंदर में 1 किलोमीटर डीप जितना प्रेशर। एंड उस वक्त जब वेनेरा 7 की लैंडिंग करीब पहुंची, एक और मसला आ खड़ा हुआ। इसका पैराशूट फट गया और ये 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वीनस की जमीन पर आ गिरा। अच्छी खबर ये थी कि वेनेरा 7 बच गया और बुरी खबर ये थी कि ये उल्टा हो गया और इसका एंटीना नीचे की तरफ था। लेकिन रशियन साइंटिस्ट ने हिम्मत नहीं हारी और एंटीना नीचे होने के बावजूद कमजोर सिग्नल को भी पकड़ लिया।
गिरे हुए और टूटी फूटी हालत में ही सही, लेकिन वेनेरा 7 ने वीनस के सरफेस से अगले 23 मिनटों तक अर्थ के साथ कांटेक्ट बनाए रखा। इस तरह ये तारीख का पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना जिसने किसी दूसरे प्लेनेट की जमीन पर उतरकर वहां से सिग्नल भेजा था। पर इसने वीनस की जमीन पर जो टेम्परेचर डिटेक्ट किया उसने दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। वीनस की जमीन पर 465 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कि एक ओवन के टेम्परेचर से भी 2 गुना ज्यादा है। एक और हैरत अंगेज बात यह हुई कि जब ये वीनस पर नीचे गिर रहा था तो ये लगातार अर्थ को रेडियो सिग्नल्स भेज रहा था। उस वक्त रशियन साइंटिस्ट ने नोट किया कि नीचे गिरने के साथ साथ यहाँ कोई ऐसी चीज भी थी जो वेनेरा 7 को साइड से धक्का दे रही थी, क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसी में हल्की सी तब्दीली आ रही थी। इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को डोपलर इफेक्ट कहते हैं, जिसको कैलकुलेट करके उन्होंने अंदाजा लगाया कि वीनस के एटमॉस्फेयर में 360 किलोमीटर पर आवर की तूफानी हवाएं मौजूद हैं, जो प्रोब को एक तरफ धक्का दे रही थी। ये स्पीड हमारे अर्थ के बड़े से बड़े तूफान से भी कहीं ज्यादा है। वेनेरा 8 का मिशन पिछले तमाम मिशन से ज्यादा एडवांस था, क्योंकि अब रशियंस को पता चल चुका था कि उनका मुकाबला किस तरह के खौफनाक दुश्मन से है। 90 गुना ज्यादा प्रेशर, 360 किलोमीटर पर आवर के तूफान और तंदूर से भी ज्यादा गर्मी। वेनेरा 8 में एक गैमा स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया जो वहां की मिट्टी को टेस्ट करेगा, और एक लाइट सेंसर भी। और इस बार इसको वेनेरा 7 की तरह रात के वक्त नहीं बल्कि जानबूझकर दिन के वक्त लैंड करवाया गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वीनस पर दिन के वक्त कितनी रोशनी होती है। लाइट सेंसर से कंफर्म हुआ कि घने बादलों के बावजूद वीनस के सरफेस पर इतनी रोशनी होती है कि चीजें नजर आ सकती हैं। लाइट सेंसर की मदद से मालूम पड़ा कि वहां सूरज की रोशनी हर तरफ फैल जाती है, जैसे हमारे पास घने बादलों के वक्त होता है। वेनेरा 8 वीनस की जमीन पर 60 मिनटों के लिए सांस लेता रहा। उस दौर में 465 डिग्रीज की गर्मी और इतने प्रेशर में किसी भी मशीन का 1 घंटा निकाल लेना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। वेनेरा 9 से 12 तक का दौर रशिया की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी बदकिस्मती का दौर था। इन चारों प्रोब्स का डिजाइन काफी मुख्तलिफ रखा गया। 5 टन से ज्यादा भारी और अजीबोगरीब यूएफओ जैसा लैंडर, ये बीच का एक गोल डब्बा जिसमें सारी नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स रखी गई थी, ताकि गर्मी और प्रेशर उन्हें फौरन तबाह ना कर सके। सबसे नीचे एक क्रश रिंग थी जो लैंडिंग के वक्त खुद पिचक जाएगी और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगी। और ऊपर छतरी की तरह दिखने वाला ये है एरो ब्रेक, जो लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड कम करेगा। इन प्रोब्स में एक ऐसी चीज भी लगी थी जिसका सबको इंतजार था। जी हाँ, कैमरास। हर प्रोब में 2 कैमरा लगाए गए ताकि वीनस का 360 व्यू मिल सके, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक गड़बड़ हो गई। लैंडिंग के बाद लेंस के ढक्कन ही नहीं खुले। वेनेरा 9 और 10 में सिर्फ एक कैमरा का ढक्कन खुला। वेनेरा 11 और 12 110 मिनट तक जिंदा रहे, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि दोनों प्रोब्स के दोनों लेंस कैप्स नहीं खुल पाए। इन्होंने बहुत सारा डेटा भेजा, लेकिन तस्वीर एक भी नहीं। 22 अक्टूबर 1975 को वेनेरा 9 ने एक लेंस के सहारे ही सही, लेकिन वीनस की पहली तस्वीर भेजी। ये एक तारीखी लम्हा था कि इंसान की बनाई हुई मशीन ने किसी और प्लेनेट से तस्वीर भेजी हो। दुनिया ने देखा कि वीनस कोई रेतीला सहरा नहीं बल्कि पथरीली और खौफनाक जमीन है।
जहां नोकीले पत्थर बिखरे हुए हैं। अब बारी आई वेनेरा 13 और 14 की। ये सोवियत यूनियन यानी रशिया के गोल्डन एरा की एक शानदार एंडिंग थी। इन मिशंस ने दुनिया को वो दिखाया जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इसमें एक ऐसी अजीबोगरीब गलती भी हुई जो स्पेस की तारीख में आज भी एक मिसाल है। इन प्रोब्स में सिर्फ कैमरास नहीं थे बल्कि एक माइक्रोफोन भी था। लैंडिंग के बाद वीनस की जमीन पर जब वेनेरा 13 का माइक्रोफोन खोला गया तो कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी। वेनेरा 13 ने तारीख में पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट की हवाओं की और बिजली गरजने की आवाज रिकॉर्ड की। इसमें एक ड्रिल और साइज्मोमीटर भी लगा था। वहां की मिट्टी के सैंपल्स ये पता लगाने के लिए काफी थे कि वीनस पर भी अर्थक्वेक्स आते हैं। वेनेरा 13 ने पहली बार वीनस की कलर्ड तस्वीर भी भेजी। इन तस्वीरों से ही आज हमें पता चल सकता है कि वीनस का आसमान ऑरेंज और जमीन ब्राउनिश है। लेकिन वेनेरा 14 के साथ जो हुआ वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसमें एक स्प्रिंग लोडेड आर्म लगाई गई जो लैंडिंग के वक्त जमीन पर जोर से टकराकर ये पता लगाएगी कि वीनस की मिट्टी कितनी सख्त है। लेकिन जैसे ही कैमरा का लेंस कैप नीचे गिरा वो बदकिस्मती से ठीक उसी जगह गिरा जहां उस टेस्टर आर्म ने गिरना था। इसका नतीजा ये निकला कि वो इंस्ट्रूमेंट जमीन की सख्ती चेक करने के बजाय अपने ही कैमरा के ढक्कन की सख्ती नाप बैठा। ऐसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मेहनत एक छोटे से ढक्कन की वजह से जाया हो गई। आगे चलते हैं। वेनेरा 15 और 16 में रशिया ने प्रोब्स की स्ट्रेटेजी ही बदल ली। जहां पहले प्रोब्स का टारगेट वहां की जमीन पर लैंड करना था, वेनेरा 15 और 16 वीनस को 8 महीने तक ऑर्बिट करते रहे। इसमें सार यानी सिंथेटिक अपर्चर रेडार लगा था, क्योंकि वीनस के बादल इतने घने हैं कि कोई भी कैमरा इस प्लेनेट की फोटो नहीं खींच सकता। सार की मदद से पूरे 8 महीने तक वीनस की जमीन का नक्शा बनाया गया। इन आखिरी मिशंस ने वीनस के घने बादलों का पर्दा चाक किया और हमें बताया कि इस जहन्नुम नुमा प्लेनेट पर 8-8 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ और हजारों किलोमीटर लंबे क्रैक्स मौजूद हैं। इन सोवियत मिशंस की वजह से ही आज हम वीनस का मुकम्मल नक्शा देख सकते हैं। बेशक अमेरिका ने रशिया के वेनेरा मिशंस को एक नाकाम एक्सपेरिमेंट करार दिया, लेकिन इन्हीं की वजह से हमें पता चला कि वीनस कितना गर्म है। वहां अर्थ से 90 गुना ज्यादा प्रेशर है। वहां के आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे तेजाब के बादल हैं। वहां हर वक्त तूफानी नरक जैसी गर्म हवाएं चलती हैं और वहां की जमीन पथरीली और तेजदार पत्थरों से भरी हुई है। स्पेस रेस के दौरान सोवियत यूनियन ने वीनस पर इतने मिशंस किए, कई सीक्रेट तो कई पब्लिक, कि कई लोग आज भी इसको सोवियत प्लेनेट के नाम से पहचानते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की कई वादियों और क्रेटर्स को रशियन नाम दिए गए हैं। वीनस के बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, तो वहाँ तेजाब की बारिश जमीन तक क्यों नहीं पहुँच सकती।